हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका LIS विद राजप्रीत के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो PLIS 05 बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत UK एवं USA के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्य एवं वर्णन। हमारे आज का चैप्टर का नाम है कि नेशनल लाइब्रेरी भारत की, UK की, USA की और उनके कार्य और उनका वर्णन। इस इकाई के उद्देश्य क्या हैं? इस इकाई के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा, उनका प्रादुर्भाव एवं परिभाषा से अवगत करवाया गया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की विशेषताएं एवं कार्यों से परिचित करवाया गया है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की जानकारी प्रदान की गई है। यूके तथा USA के राष्ट्रीय पुस्तकालय की जानकारी इस चैप्टर के अंदर दी गई है। संरचना, कौन कौन से टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर? तो सर्वप्रथम विषय प्रवेश, फिर राष्ट्रीय पुस्तकालयों की अवधारणा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रादुर्भाव, राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा, राष्ट्रीय पुस्तकालय की मुख्य विशेषताएं, राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों के अंतर्गत संग्रह का विकास करना, संरक्षण संबंधी कार्य हुए, प्रसार संबंधी कार्य, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, पाठक सेवाएं, समन्वयात्मक कार्य और प्रयोगशाला संबंधी कार्य। फिर है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, अर्थात जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नेशनल लाइब्रेरी है जो इंडिया की, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी और राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसका संगठन एवं प्रबंध और संग्रह। फिर उसके बाद है इसका पुस्तक प्रस्तुतिकरण, पाठक सेवाएं, फिर यूके का राष्ट्रीय पुस्तकालय, फिर USA का राष्ट्रीय पुस्तकालय और उसके बाद इसका सारांश और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आज की इस क्लास में हम यह जो शुरू वाले 3 टॉपिक हैं, विषय प्रवेश, राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आज की ये क्लास पार्ट फर्स्ट होने वाली है जिसमें हम ये 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विषय प्रवेश, सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा के विकास के साथ साथ अनेक प्रकार के पुस्तकालयों का जन्म हुआ। सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा के विकास के साथ साथ अनेक प्रकार के पुस्तकालयों का जन्म हुआ, जैसे निजी पुस्तकालय हुए, सार्वजनिक पुस्तकालय हुए, शैक्षणिक पुस्तकालय, व्यापारिक पुस्तकालय, तकनीकी अनुसंधान के पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालय तथा संपर्क पुस्तकालय आदि। तो कौन कौन से पुस्तकालयों का विकास हुआ? तो निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, तकनीकी, विभागीय, संपर्क पुस्तकालय जो अपन उद्देश्यों तथा पाठकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य सामग्री एकत्रित करते हैं। जो क्या करते हैं कि अपने उद्देश्य तथा जो भी पाठकों की आवश्यकता होती है उनके अनुरूप ही पाठ्य सामग्री एकत्रित करते हैं और उनकी ज्ञान पिपासा को शांत करते हैं। अर्थात जो भी पाठक को उनकी पुस्तक की आवश्यकता होती है उनका संग्रह करते हैं, उनको एकत्रित करते हैं तथा पाठक तक उन पुस्तकों को पहुंचाते हैं। उपरोक्त पुस्तकालयों में किसी देश के प्रकाश समेत पाठ्य सामग्री के एकत्रित करना और सुरक्षित रखना संभव नहीं है। अर्थात उपरोक्त पुस्तकालयों में ऊपर जो भी पुस्तकालय बताए गए हैं उसमें किसी देश के प्रकाशित समस्त पाठ्य सामग्री एकत्रित करना और सुरक्षित रखना संभव नहीं है। अंततः प्रत्येक राष्ट्र में एक ऐसे पुस्तकालय की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जिसमें उस राष्ट्र में प्रकाशित समस्त पाठ्य सामग्री को एकत्रित किया जा सके। अर्थात ऊपर जो पुस्तकालय बताए गए थे उन पुस्तकालयों के अंदर जो देश की पूरी, जो देश के अंदर पूरा प्रकाशन होता पुस्तकों का, उन सभी पुस्तकों को एकत्रित करना संभव नहीं था, जिसके कारण प्रत्येक राष्ट्र के अंदर एक पुस्तकालय की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी और उसी के मद्देनजर जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका निर्माण हुआ और आने वाली पीढ़ियों के लिए भंडार सदैव के लिए सुरक्षित रखा जा सके। रंगनाथन का पुस्तकालय विज्ञान का पंचम नियम। रंगनाथन का पुस्तकालय विज्ञान का पंचम नियम, पांचवा नियम था कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म।
पुस्तकालय विकासशील है, विशेष रूप से पुस्तकालयों के स्कूल स्वरूप से संबंधित है। रंगनाथन ने कहा कि रंगनाथन का 5वां सूत्र, जिसका नाम था पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है और विशेष रूप से पुस्तकालयों के स्कूल स्वरूप से संबंधित है। आपके अनुसार पुस्तकालय विकास 2 प्रकार का होता है। डॉक्टर रंगनाथन ने अपने 5 सूत्र के अंदर जो 5वां सूत्र था उसमें कहा था कि पुस्तकालयों का विकास 2 प्रकार का होता है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो डॉक्टर एस रंगनाथन ने जो 5वां सूत्र था उनका, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, उसमें उनके 2 प्रकार उसमें बताए थे कि पुस्तकालय विकास 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बालक के शरीर की भांति विकास और वयस्क के शरीर की भांति विकास। अर्थात डॉक्टर रंगनाथन ने 2 प्रकार के पुस्तकालयों का विकास बताया था अपने 5वें सूत्र के अंदर, जिसमें पहला था बालक के शरीर की भांति विकास धीरे धीरे और दूसरा होता है वयस्क के शरीर की भांति विकास। प्रथम श्रेणी को बाल विकास और द्वितीय श्रेणी को वयस्क विकास का नाम दिया जाता है। कालांतर में सभी पुस्तकालय वयस्क विकास अवस्था में पहुंच जाते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा का विकास अधिक पुराना नहीं है। इसकी अवधारणा का विकास मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप इन विकसित देशों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास से प्रभावित हुआ है। अर्थात जो राष्ट्रीय पुस्तकालय, इनका विकास ज़्यादा प्राचीन नहीं है, बल्कि इनकी अवधारणा का विकास है वो पश्चिमी देशों में जो औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप हुआ है और इनके अंदर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास से प्रभावित हुआ है। आज कई राष्ट्रों में राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव यूरोप की पुनर्जागरण क्रांति की देन है। अर्थात राष्ट्रीय पुस्तकालय किसकी देन है? तो यूरोप की पुनर्जागरण क्रांति की देन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और उसके उद्योग, व्यापार, यातायात और संवाद के उपयोग ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को गति प्रदान की है। अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास ने और उद्योग, व्यापार, यातायात और कम्युनिकेशन के उपयोग ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को क्या गति प्रदान की है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का विकास विभिन्न रूप में हो चुका है। यह रूप विभिन्न विषयों पर आधारित है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा पुस्तकालय पाठकों के समूह के आधार पर, राष्ट्रीय अंध पुस्तकालय तथा पाठ्य सामग्री के आधार पर न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी आदि। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा। राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा के सिद्धांत का विकास आज से लगभग 3 शताब्दी पहले पश्चिमी राष्ट्रों के औद्योगिकीकरण विकास के साथ हुआ है। यह किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को प्रकट करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या करता है कि किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को प्रकट करता है। क्योंकि एक नेशनल लाइब्रेरी के अंदर उस राष्ट्र की समस्त प्रकाशित प्रलेखों का संग्रह होता है, जो कि बौद्धिक आधार पर किया था, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को प्रकट करता है। वर्तमान समय में इनका विकास केवल आकार में नहीं हुआ है, अपितु इसके प्रकारों में भी हुआ है। आज बहुत से राष्ट्रों में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विकास हो चुका है, जैसे विषय पर आधारित राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय मेडिसिन पुस्तकालय, राष्ट्रीय कृषि पुस्तकालय, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुस्तकालय इत्यादि। इसके साथ ही कई राष्ट्रों में कुछ व्यावसायिक सेवाओं के आधार पर राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विकास हुआ है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अर्थात नेशनल लाइब्रेरी का इतिहास क्या था? पुस्तकालयों की अवधारणा के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि यह उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। अर्थात मानव सभ्यता के विकास के साथ ही पुस्तकालय की अवधारणा का विकास हो चुका था। पुस्तकालयों का इतिहास लिपि के इतिहास के समांतर रहा है। पुस्तकालयों का विकास लिपि के इतिहास के समांतर रहा है, अर्थात दोनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि साथ साथ चलती है। मानव ने अपने विचारों अथवा चित्रपूर्ण स्वरूप अन्य व्यक्तियों से एक दूसरे की पारस्परिक संबंध तथा इसके इर्द गिर्द जगत तथा उसके वस्तुओं आदि के उल्लेखित रूप का अध्ययन
6000 वर्ष पूर्व सूत्रपात आरंभ किया था। क्या है कि मानव ने अपने विचारों अथवा चित्रपूर्ण स्वरूप अन्य व्यक्तियों से एक दूसरे के पारस्परिक संबंध तथा उसके इर्द गिर्द जगत तथा उसकी वस्तुओं आदि के उल्लेखित रूप का लगभग 6000 वर्ष पूर्व सूत्रपात आरंभ किया था। उसने अपने अभिलेख को अनेक प्रकार की सामग्रियों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसके लिए हड्डियों, जानवरों की खालों, पत्थर की शिलाएं, मिट्टी की पट्टियां, धातु, मोम, लकड़ी, पेपायरस, सिल्क के कपड़े, पार्चमेंट, कागज, फिल्म, प्लास्टिक तथा मैग्नेटिक टेप का प्रयोग आरंभ से लेकर आज तक समय अनुसार किया गया है। अर्थात पहले क्या था? पहले हड्डियों का, फिर जानवरों की खालें प्रयोग में लगी, फिर पत्थर की शिलाएं, फिर मिट्टी की पट्टियाँ, धातु, मोम, फिर लकड़ी, फिर पेपायरस, फिर सिल्क के कपड़ों पर, फिर पार्चमेंट, फिर कागज का उपयोग किया गया, फिर फिल्म, प्लास्टिक तथा मैग्नेटिक टेप का उपयोग प्रारंभ से लेकर आज तक समय अनुसार किया गया है। प्राचीन समय में मानव अपनी उपलब्धि, घटनाएं व क्रियाकलापों से संबंधित प्रलेख रखते थे। उस समय पुस्तकालय का स्वरूप आज के पुस्तकालय के स्वरूप से बहुत भिन्न था। उस समय पुस्तकालय का स्वरूप निम्न प्रकार का था। असीरिया और बेबीलोनिया में चिकनी मिट्टी की पट्टियों का असीरिया और बेबीलोनिया वहाँ पर पुस्तकालय का स्वरूप का कैसा था कि चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था। मिस्र में पेरिस का, मध्यकालीन यूरोप में चर्म पत्थर और लकड़ी के तख्तों के रूप में पुस्तकों का विकास हुआ है। भारत और चीन में हस्त निर्मित कागज के द्वारा, भारत में छाल, तालपत्र, सिल्क के कपड़ों, ताम्र पट्टिका आदि का प्रयोग किया जाने लगा और चीन में अस्थि और कागज का उपयुक्त अभिलेखों के उत्पादन में न केवल समय अधिक लगता था अपितु खर्चीला भी अधिक था। उस समय पुस्तकालयों की स्थापना राजा और आर्थिक रूप से धनी धार्मिक संस्थाओं द्वारा अपने अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। अर्थात प्राचीन काल में जो पुस्तकालयों की स्थापना है वह राजाओं द्वारा और आर्थिक रूप से या धनी और धार्मिक संस्थाओं द्वारा अपने अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। अर्थात जो प्राचीन काल में वो ग्रंथों को किसी को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था बल्कि सुरक्षित रखा जाता था। लगभग 105 ईस्वी ईसा पश्चात पुस्तकालय की स्थापना तथा उनके विकास में चीन का बड़ा ही अद्वितीय योगदान रहा। उन्होंने सर्वप्रथम कागज बनाने की विधि का आविष्कार किया। तो कागज बनाने की सर्वप्रथम विधि का आविष्कार किसने किया? चीन ने किया। चीन ने सर्वप्रथम कागज बनाने की विधि का आविष्कार किया। 1440 ईस्वी में जोहेनेस गुटेनबर्ग ने आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किया। आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार कब किया गया? 1440 कहाँ पर किया गया? गुटेनबर्ग, जोहेनेस गुटेनबर्ग के अंदर, जिसमें सर्वप्रथम मूवेबल टाइप का प्रयोग किया जाने लगा। किसका प्रयोग? मूवेबल टाइप का प्रयोग किया जाने लगा। कहाँ पर? गुटेनबर्ग के अंदर। कब? 1440 ईस्वी में। कागज पर मुद्रण व्यवस्था सुलभ होने के कारण पुस्तकों की रचना तथा प्रकाशन में एक प्रकार के महान क्रांति का आविर्भाव हुआ। इससे अधिक से अधिक मात्रा में पुस्तकों का मुद्रण होने लगा और अधिक से अधिक मात्रा में पुस्तकों को क्रय करने की प्रवृत्ति भी लोगों में बढ़ने लगी। मुद्रित पुस्तकों के कारण पुस्तकालयों में अनेक प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। पांडुलिपियों के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों का स्थान मुद्रित पुस्तकें ग्रहण करने लगी। अर्थात जो मुद्रित पुस्तकें हैं उनके कारण अनेक प्रकार के परिवर्तन करने लगी। पांडुलिपियों के रूप में पुस्तकों का स्थान, जिस लाइब्रेरी के अंदर पांडुलिपियाँ थी अब वो पांडुलिपियों की जगह जो मुद्रित पुस्तकें वो रखी जाने लगी और पुरानी परिपाटी का धीरे धीरे लोप होने लगा। और जो पुरानी पांडुलिपियाँ या पुरानी परिपाटी थी वो मुद्रित पुस्तकें आने के बाद में धीरे धीरे उनका
लोप होने लगा। पांडुलिपियों की पुस्तकों को सुरक्षापूर्वक बंद अलमारियों अथवा बक्सों में रखने की प्रथा कम होने लगी और पुस्तकों के रखने की व्यवस्था खुली निदानियों के ऊपर की जाने लगी। अर्थात प्राचीन काल में जो पुस्तकें थी वो पांडुलिपियों के रूप में थी, तो उनको किसी को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, उन्हें बंद अलमारियों में रखा जाता था। लेकिन जैसे ही मुद्रण का आविष्कार हुआ, मुद्रित व्यवस्था का आविष्कार हुआ, मुद्रित सामग्री का आविष्कार हुआ, तो उसके कारण पुस्तकों को पाठकों को उपलब्ध करवाई जाने लगी तथा पुस्तकों को रखने की व्यवस्था खुली निदानियों पर की जाने लगी। इस परिवर्तन का प्रभाव पुस्तकालय के ऊपर स्पष्ट पड़ा और पुस्तकालय भी अपने आप को इस परिवर्तन के साथ समायोजित करने लगा। यूरोप के पुनर्जागरण और सुधार क्रांति ने लोगों की जीवन शैली में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। यूरोप के पुनर्जागरण और सुधार क्रांति ने लोगों की जीवन शैली में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। दोनों कारणों ने लोगों के वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन ला दिया। नई नई खोजों के बारे में पुस्तकें लिखी जाने लगी, शिक्षा का विकास होने लगा, शिक्षकों एवं छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पुस्तकों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यहीं से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना शिक्षकों एवं छात्रों के लिए होने लगी। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी खोज के द्वारा सामाजिक परिवर्तन आया, जिसके द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सभी को शिक्षा, राजनीतिक चिंतन और प्रजातंत्र की अवधारणा ने आम जनता के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय और वैज्ञानिक तथा विषय विशेषज्ञों के लिए विशिष्ट पुस्तकालय विकास में योगदान दिया। अर्थात सभी को शिक्षा मिले, सामाजिक चिंतन और प्रजातंत्र की अवधारणा ने जो आम जनता थी उनके लिए तो सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी, और जो वैज्ञानिक थे या विषय विशेषज्ञ थे उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरी का विकास हो गया। तो ये जो अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव, यह हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। आज की क्लास में हमने ये 3 टॉपिक पढ़े हैं: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा और विषय प्रवेश। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।